हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, कल हम लोगों ने जीएस सीरीज में इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी के बारे में पढ़ा था। आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फरवरी। फरवरी माह में जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमेशा की तरह मैं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता चलूंगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो भी मेरी रिसर्च होगी, वो सब मैं आपसे शेयर करता चलूंगा, साझा करता चलूंगा। आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है और क्लास के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए अब क्लास को शुरू करते हैं। 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं कोस्ट गार्ड डे, तटरक्षक दिवस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तट यानी कि कोस्ट, जो भी समुद्र तटीय इलाके हैं, तो पानी में जिनकी हम सुरक्षा करते हैं, एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस दिन इनकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। कोस्ट गार्ड डे मतलब कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो भारतीय समुद्र की सुरक्षा के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को कब किया गया है, 18 अगस्त 1978 को। स्लोगन है इसका वयम रक्षामः। संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे 9th में, अहम आवाम वयम, वयम रक्षामः यानी कि हम रक्षा करते हैं। जैसे आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, तो सबका एक स्लोगन होता है। इसी तरीके से कोस्ट गार्ड का भी एक स्लोगन है वयम रक्षामः, यानी कि हम रक्षा करते हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल। महानिदेशक हैं इसके वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है। फिर हम 1 फरवरी को ही विश्व हिजाब दिवस मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक का जो उडुपी क्षेत्र है वहां पे हिजाब मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। मुस्लिम संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि हिजाब उनके लिए एक पर्दा है, आवरण है। और स्कूल यूनिफॉर्म कोड जो कि मना करता है कि जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो आप पहन के आए, मतलब धार्मिक संप्रदाय को स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में नहीं लाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि क्या होती है, आर्द्र का मतलब होता है नमी, ह्यूमिडिटी। तो आप बताइए कि वेटलैंड किसे कहते हैं, क्या होता है वेटलैंड। मेरे भूगोल की कक्षा में आपको बताया गया है। आपने अगर उस सीरीज को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे और फिर आप बहुत आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बताइए कि वेटलैंड क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि, दलदली भूमि। तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती हैं, जैसे पशुओं की, पक्षियों की, पौधों की। तो सभी प्रजातियां आपस में एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो घनी आबादी जहां पे पाई जाती है, विविधता जहां पे पाई जाती है, तो एक ईरान का जगह है रामसर। सबसे पहले वहां पे कैस्पियन सागर के आसपास है, तो सबसे पहले वहां पे साइट को डेवलप किया गया। यानी कि जो दलदली क्षेत्र है वहां पे जितनी भी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए, चाहे तो विलुप्त होने से या फिर मानव का जितना भी वहां पे डेवलपमेंट है उनसे बचाने के लिए वहां पे क्या किया गया, रामसर साइट को डेवलप किया गया। कब, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को। और उसके उपलक्ष्य में हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है।
फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था आप लोगों को पता है? फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1997 में, 1997 में। हमारे यहाँ भी आर्द्र भूमि को डेवलप किया जा रहा है। जैसे अगर आप राजस्थान जाएं तो वहां पे है केवलादेव, तो केवलादेव को भी रामसर साइट में लाया गया है। फिर आप अगर जाते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा में चिल्का झील बहुत ही फेमस है, वहां पे भी रामसर साइट को डेवलप किया गया है। और पूरे भारत में करीब करीब 49 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स पे भी एक वीडियो आएगी, आप उसको देखिएगा जरूर। इससे संबंधित एक और चीज है नमामि गंगे, जो कि जल्दी ही नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ है। गंगा को बचाने के लिए, गंगा में जो विलुप्त होने के कगार पे है डॉल्फिन, उसको बचाने के मतलब उसके संरक्षण के लिए ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। नर्मदा बचाओ अभियान आप लोग देखे होंगे। फिर दिल्ली में यमुना नदी बहुत ज्यादा काली हो रही है, उससे ताजमहल पे भी बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो इन सारी चीजों को संरक्षण देने हेतु हमेशा ये अच्छी तरीके से रहें, इसके लिए क्या किया जा रहा है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और लोगों को पौधे, पशुओं, दलदली भूमि, इनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, बताई जाती है कि इनका महत्व क्या है। अगर हम बात करें कि वेटलैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूं। तो वेटलैंड 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेटलैंड। क्या क्या होगा? अगर आपको याद है तो आप बताइए। पहला, कोस्ट के बारे में अभी तुरंत पढ़े हैं। कोस्टल यानी कि जितना भी तटीय इलाका होगा, जाहिर सी बात है कि पानी से संबंधित है तो नमी वाला इलाका होगा। तो कोस्टल वेटलैंड, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है लगून, मैंग्रोव्स, एस्चुअरीज, ये सब के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, किस तरीके से अपने आप ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड होता है इंटर वेटलैंड। इंटर, ये नदियों के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है। फिर अगर बात करें आर्टिफिशियल की या मैनमेड की, आर्टिफिशियल या मैनमेड, कृत्रिम नमी वाली भूमि या आर्द्र भूमि, तो जो तालाब होता है, पॉन्ड्स, जहां पे फिशरीज, मछली पाली जाती है, मत्स्य पालन जहां पे होता है, या फिर नमक के जो खेत होते हैं, धान का जो खेत होता है, तो वहां पे आर्टिफिशियल वेटलैंड होता है। धान के खेत में भी देखे होंगे, धान हो ही रहा है, धान के साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, वहां पे मछली भी पाई जाती है जो मछली इंसेक्ट्स को खा जाती है। तो आजकल एक ही समय में बहुत सारी चीजों का समावेशन किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 फरवरी। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व कैंसर दिवस। कैंसर एक डिजीज का नाम है, आप लोग जानते ही हैं। जब भी बॉडी में ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि सेल जो है अचानक से बहुत बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई होने लगती है, तो उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। ये 5 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में ये क्यूरेबल है, लेकिन तीसरे स्टेज से लेके 5वें स्टेज तक बहुत कम चांस होता है कि आप बच पाए या फिर ये क्योर हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 फरवरी में। 6 फरवरी को मनाया जाता है जीरो टॉलरेंस डे फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी कि महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता दिवस। महिला जननांग विकृति क्या है? आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिम संप्रदाय में एक रिवाज है, प्रथा है, जिसको कि खतना के नाम से जाना जाता है, यानी कि लिंग का जो अग्रभाग होता है उसको हटा दिया जाता है। तो पुरुषों के साथ तो ये भारत में भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे स्त्रियों के साथ ये चीज होता है। तो स्त्रियों के लिए उनका जननांग उनकी अस्मिता है, इज्जत है, उनके लिए वो गौरव की बात है। और उसमें छेड़छाड़ करना,
जो कि बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक, असहनीय दर्द होता है और मतलब ये यातना से कम नहीं है। बायो के क्लास में आप पढ़े होंगे कि क्लिटोरिस एक पार्ट होता है वेजाइना का, उसी को काट के अलग हटा दिया जाता है। वो इसलिए ताकि मतलब एक तो ट्रेडिशन है और दूसरी बात कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन वो क्रिएट करते जाए। आप देखे होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो महिलाओं के अस्मिता को बचाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, समाज में उनके प्रति प्रेम और आदर दिखाने के लिए ये दिवस मनाया गया, जीरो टॉलरेंस डे फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यानी कि महिलाओं के साथ कभी भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं हो, खास करके शारीरिक रूप से, उसके लिए शून्य सहिष्णुता दिवस की घोषणा की गई, ठीक है। ये 2003 से शुरू किया गया है, 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है एक समाज सुधारक थी, एस्टेला ओबासांजो। एस्टेला ओबासांजो, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। आप थोड़ा सा गूगल रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकली नहीं बताई जा सकती हैं। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, आपको इनके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। मेरे पास जितनी जानकारियां हैं जो बताने लायक हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ठीक है। किन किन देशों में ये प्रथा पाई जाती है? तो सबसे पिछड़ा देश जो अब तक है वो है अफ्रीका, उसके बाद कुछ एशिया के हिस्सों में है, फिर मिडिल ईस्ट में है। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 400 मिलियन महिलाएं और लड़कियां इस कुप्रथा की शिकार होती हैं। और कोरोना काल में, मतलब जब लॉकडाउन था, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा था, तो ऐसा माना गया कि ये करीब करीब दुगना हो सकता है इनकी संख्या। तो सोचिए कि उनको कितनी ज्यादा परेशानी की सामना करनी पड़ेगी, मतलब इस तरीके के छेड़छाड़ से। प्राकृतिक चीज को जब हम छेड़ेंगे तो क्या होगा? बहुत बुरा ही होगा हम लोगों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी 7 फरवरी को हम लोग मनाते हैं सेफ इंटरनेट डे, यानी कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है? आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के मोबाइल पे भी मैसेज आता होगा कि आपका नंबर बहुत लकी है और आपको विजेता के रूप में चुना गया है, 25 करोड़ की आपकी लॉटरी लग गई है। या बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लिंक आपको शेयर कर देता है और जैसे ही आप उस पर टच करते हो आपका अकाउंट खाली। तो फिशिंग बोलते हैं इसको। इस पे एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, जामताड़ा। तो फिशिंग से बचने के लिए, साइबर बुलिंग से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि फोटोशॉप का यूज करके मतलब महिलाओं की जो तस्वीरें होती हैं उनको बहुत ही अश्लील और अभद्रता के साथ पेश किया जाता है, जिसको कि हम नंगापन, न्यूडिटी कह सकते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए ये सेफ इंटरनेट डे मनाते हैं। पहले फेसबुक जब आप यूज करते थे तो उसमें अपनी प्रोफाइल लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा धांधली हो रहा है कि इस फ्रॉड से, इस जालसाजी से बचने के लिए यूट्यूब भी, गूगल भी, या जितने भी एप्लीकेशंस हैं पैसे ट्रांसफर करने का, उन लोग अब बहुत ज्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जानकारी ज्यादा रखिए और बहुत अच्छे से सब चीजों का यूज कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10 फरवरी की, तो 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ये है नेशनल डी वार्मिंग डे। डी वार्मिंग, वार्म का मतलब आपको पता है कीड़ा होता है, और डी वार्मिंग मतलब कीड़ा को हटा देना। तो ये होता है राष्ट्रीय विकृमि दिवस, यानी कि जितने भी 1 साल से 19 साल के बच्चे हैं उनके पेट में, लीवर में कीड़ों का संक्रमण, कृमि का संक्रमण बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो उन संक्रमण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डी वार्मिंग डे मनाते हैं, यानी कि पेट के जो कीड़े हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है।
आप कीड़ा का दवा का नाम सुने होंगे, अल्बेंडाजोल, स्कूल कॉलेज सब में प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मिल जाता है, अवेलेबल हो पाता है। तो डीवॉर्मिंग डे मनाने के पीछे का कारण क्या है, लोगों को अवेयर करना, क्योंकि पेट क्या है, हमारी फैक्ट्री है, जैसा हम इनपुट डालते हैं वैसा आउटपुट निकलता है। अगर आप बैलेंस्ड फूड लीजिएगा, बैलेंस्ड डाइट लीजिएगा, तो आपका शरीर क्या होगा, अच्छे तरीके से ग्रो होगा, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन जितना ही गलत तरीके से अपने आप को ढालिएगा, आपका शरीर भी आपका साथ देना छोड़ देगा। तो इन सारी चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विकृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 2 बार उनको दिया जाता है। एक तो दिया जाता है फरवरी में, और उसके बाद फिर दिया जाता है 6 महीने के बाद अगस्त में। क्लियर है? कब कब देते हैं, एक तो फरवरी में दे दिए और दूसरा अगस्त में देते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत किसने की थी? जाहिर सी बात है कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसकी शुरुआत किसने की होगी? परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी दिवस किस मंत्रालय के द्वारा, किस विभाग के द्वारा मनाई जाती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस में क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। लेकिन भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, सीधा कमेंट कीजिए या डायरेक्ट पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। शुरू से हम लोग का समाज कैसा रहा है? पितृसत्तात्मक रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है। महिलाओं को उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितने की पुरुषों को मिली है। तो विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम 11 फरवरी को याद करते हैं। आप सुनीता विलियम्स का नाम सुने होंगे, कल्पना चावला का नाम सुने होंगे, और बहुत सारी ऐसी महिला वैज्ञानिक हैं जो साइंस के क्षेत्र में काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की सहभागिता के लिए, उनको समान अवसर मिले, इसके लिए हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि थीम से रिलेटेड, मतलब किसी भी दिवस का थीम क्या हो सकता है। तो इसका 2021 इसका थीम क्या था? इसका थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट। वुमेन साइंटिस्ट एट द forefront of the fight against what? Against COVID-19। पैंडेमिक का टाइम था, महामारी का समय था, और उस समय में जितने भी हमारे नर्सिंग स्टाफ्स थे, उनकी जो सहयोगिता है, उनका जो योगदान है, वो अकल्पनीय है, मतलब बियॉन्ड कंपैरिजन है, तुलना से परे है। और कोविड-19 में महिलाओं का और लड़कियों का, जो कि वैज्ञानिक हैं, उनका भी सहयोग, उनका जो कार्य है वो हम लोग नहीं समझ सकते। जो कार्य करते हैं वही बता सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है महामारी के समय में अपने आप को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लायबिलिटी को बियर करना। ठीक, फिर है वर्ल्ड डे ऑफ सिक। बीमार लोगों के लिए भी एक दिवस मनाया गया। सबके लिए तो दिवस मनाते ही हैं, और बीमार लोगों के लिए भी दिवस मनाया गया, वर्ल्ड डे ऑफ सिक। तो वर्ल्ड डे ऑफ सिक को हम लोग कैथोलिक चर्च अवेयरनेस डे भी कहते हैं।
कैथोलिक चर्च अवेयरनेस डे। ये जब फ्रांस का युद्ध हो रहा था और विश्व युद्ध हो रहा था तो नाजी जर्मनी, हिटलर, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कैथोलिक चर्च के बारे में। तो जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोग थे, तो जब निम्न वर्ग के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही गंदी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा गंदे, बीमार, कुपोषण के शिकार होते थे। तो इन सब चीजों के लिए चर्च में प्रे किया जाता था, इसीलिए इसे हम कैथोलिक चर्च अवेयरनेस डे के नाम से भी जानते हैं। ये 13 मई 1992 को 13 मई 1992 को जॉन पॉल द्वितीय, इन्होंने किया था, जॉन पॉल सेकंड द्वितीय ने बीमार कुपोषित लोगों के लिए चर्च में प्रे किया था और उनको मतलब एक तरीके से सहायता दी गई थी, समाज में लाने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी। इसके लिए हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सिक मनाते हैं। ठीक है, इस दिन वर्ल्ड यूनानी डे भी मनाया जाता है, जो कि चिकित्सा का ही एक अंग है, जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथ है, होम्योपैथ है। इसी तरीके से यूनानी चिकित्सा एक पद्धति है। तो यूनानी डे मनाने के पीछे का कारण क्या है कि एक यूनानी विद्वान थे और साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे, जिनका नाम था हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान जी की जयंती के उपलक्ष्य में, हकीम अजमल खान, इनके जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व चिकित्सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति की नींव किसने रखी थी, तो इनका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने नींव रखी थी। और भारत में सबसे पहले कब मनाया गया था, तो भारत में सबसे पहले 2017 में हैदराबाद में मनाया गया था वर्ल्ड यूनानी डे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12 फरवरी। 12 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, सभी क्षेत्रों में, चाहे तो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे फिर डिफेंस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना, इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दूसरा है डार्विन डे। चार्ल्स डार्विन का आप लोग नाम सुने होंगे। चार्ल्स डार्विन जो थे एक जियोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। 12 फरवरी 1809 को हुआ था। तो 12 फरवरी को हम लोग इनकी जयंती मनाते हैं या फिर डार्विन डे मनाते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 19 अप्रैल 1882। इनके कुछ बुक्स हैं, ये बुक्स हैं ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, आप लोग बायो में पढ़े होंगे, जिसमें इन्होंने बताया था कि एक ही आदमी का अगर फिंगरप्रिंट लिया जाए तो वो सेम नहीं होता है। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो भी उनका फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है। उसके बाद कॉर्निया, आंख का जो कॉर्निया होता है उसका भी मैच सेम नहीं होता है। इसलिए आधार कार्ड में क्या लेते हैं, वो आंख का फोटो और फिर फिंगरप्रिंट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13 फेब। 13 फेब को क्या मनाया जाता है, तो 13 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो यानी कि सूचना प्रचार प्रसार का सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अब आ गया है टीवी, मोबाइल, बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले रेडियो का अपना एक अलग महत्व था। जैसे आज दहेज में लोग गाड़ी मांगते हैं, पहले दहेज में रेडियो, घड़ी और साइकिल मिलता था।
उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। अभी भी आप देखोगे कम्युनिटी रेडियो, इसकी शुरुआत सरकार करती रहती है। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर टावर नहीं लग सकता है, वहां के लोगों के लिए प्रसारण के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, ताकि वो अवेयर रहें, कम्युनिटी रेडियो स्थापित की गई है। तो हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर सार्वजनिक बहस, शिक्षा का प्रचार प्रसार, इन सब चीजों को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहला जो रेडियो डे मनाया गया, कब मनाया गया है? पहली बार रेडियो डे मनाने का प्रस्तावना स्पेन ने दिया था। कब? 2010 में। और 2010 में स्पेन के प्रस्तावना के बाद यूनेस्को ने 3 नवंबर 2011 को क्या किया? जनरल असेंबली को भेज दिया। और यूएन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 फरवरी 2012 को इसको रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। और जब ये घोषणा हुआ तो जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग थे, उन लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। यूएनजीए का अध्यक्ष कौन है अभी? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? यह है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, जो भी बातें आपको बता रहा हूं आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल विमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। अभी हमने आपको बताया कि 10 मार्च को भारत में महिला दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ज्योतिबा फूले की याद में। और 13 फरवरी को जो हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस या राष्ट्रीय आप कह सकते हैं लड़की दिवस या राष्ट्रीय जननी दिवस, इस तरीके से। तो ये मनाया जाता है श्रीमती सरोजनी नायडू जी के याद में। ठीक। सरोजनी नायडू भारतीय राजनीति की ऐसी महिला जो विश्व स्तर पे प्रसिद्ध थी। ये एक कवयित्री थी, ये समाज सुधारक थी, ये स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी जानी जाती हैं। फिर यूपी सरकार में ये गवर्नर के रूप में भी कार्यभार संभाली थी। तो उनके इतने बड़े योगदान के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल विमेंस डे मनाते हैं। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी का जन्म कब हुआ था, बता सकते हैं आप लोग? 12th में आप लोगों को पढ़ाया था ना द विलेज सॉन्ग, तो उस समय बताए थे, कुछ याद है? इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। 1879 को, 13 फरवरी 1879। कहां पे? हैदराबाद में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को। 2 मार्च 1949 लखनऊ में। अभी मैंने विलेज सॉन्ग के बारे में बताया। इनकी 1912 में 2 पब्लिशिंग आई, एक तो द विलेज सॉन्ग, दूसरा है द बर्ड ऑफ टाइम। और 1917 में आया द ब्रोकन विंग। ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। द ब्रोकन विंग रिटन बाय सरोजनी नायडू और द विंग्स ऑफ द फायर ये लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्लियर है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कंफ्यूजन वाला, तो याद रखिएगा कि द ब्रोकन विंग इज रिटन बाय सरोजनी नायडू इन 1917 में, और द विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 फरवरी। वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। लेकिन 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था, तब से हम लोग
वैलेंटाइंस डे नहीं मना के ब्लैक डे मनाते हैं, शोक दिवस मनाते हैं। ठीक है, वैसे 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक होता है। उस वीक में क्या क्या डे होता है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग काफी स्मार्ट हैं, सब चीज जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पैंगोलिन डे। पैंगोलिन एक प्रकार का जानवर होता है जो चींटी और दीमक को खाता है, ये एक स्तनधारी है, मैमल है। तो पैंगोलिन जो होता है मानव के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दीमक क्या करता है, लकड़ियों को घुन लग जाता है, खा जाता है सब, और चींटियां बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे सामान को बर्बाद कर देती हैं। तो उन बर्बादी से बचने के लिए हम लोग पैंगोलिन के संरक्षण के लिए, मतलब पैंगोलिन प्रजाति जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे है, इसको बचाने के लिए, और पैंगोलिन का जो वो होता है स्किन, उससे बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं, जैसे मगरमच्छ के, घड़ियाल के स्किन से बेल्ट तैयार होता है, पर्स तैयार होता है। इसी तरीके से पैंगोलिन का जो स्किन होता है बहुत हार्ड होता है, उससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये विलुप्ति के कगार पे आ गया है, तो उसकी प्रजाति को नष्ट होने से बचाने के लिए, विलुप्ति से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 फरवरी को वर्ल्ड पैंगोलिन डे मनाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि ये 14 फरवरी या 17 फरवरी को भी मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि वर्ल्ड पैंगोलिन डे हम लोग मनाते हैं फरवरी के दूसरे सप्ताह के लास्ट में। तो अगर 1 तारीख को फरवरी पड़ा तो जाहिर सी बात है कि 14 को पड़ जाएगा। तो इस तरीके से कभी 15, कभी 16, कभी 17, कभी 14, इस तरीके से हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे चीजें इधर उधर हो रही हैं आप थोड़ा सा उसको रिसर्च कर लीजिएगा, तो आप ऑटोमेटिक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अभी आपको बताया गया कि 7 से लेके 14 तक वैलेंटाइन वीक होता है। अब वैलेंटाइन वीक जितने भी कपल्स होते हैं उन लोग तो खूब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो सिंगल है, अखंड सिंगल जिसको बोलते हैं, उन लोग वैलेंटाइन डे के विरोध में, अपोज में सिंगल अवेयरनेस डे मनाते हैं, यानी कि एकल जागरूकता दिवस मनाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि किसी के साथ रहने से बेहतर है खुद के साथ रहना। और जितने भी इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, जो कम बोलते हैं, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अधिकतर वैसे लोगों को अकेलापन पसंद होता है, और वो अपने सेलिब्रेशन के लिए सिंगल अवेयरनेस डे मनाते हैं। कब? 14 फरवरी के जस्ट बाद, यानी कि 15 फरवरी को। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 फरवरी। 16-17 को कुछ नहीं मनाया जाता, हालांकि इतिहास के पन्नों में 16 फरवरी और 17 फरवरी का बहुत बड़ा ये है, योगदान है। बहुत सारी घटनाएं उस समय हुई थी, लेकिन वो जो वीडियो तब आएगी जब ये सीरीज हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं। पहले उपज जो था वो ज्यादा होता था, मतलब पहले ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग खेती करते थे, ना ज्यादा खाद का प्रयोग होता था, ना ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का, ना पेस्टिसाइड्स का। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमको प्रोडक्शन भी चाहिए, और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, और इसका असर सॉइल पे तो जा ही रहा है। सॉइल के साथ साथ उसमें जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जितने भी खेती के जो उत्पाद होते हैं उनके थ्रू हमारे अंदर भी आ रहा है। समय से पहले आंख पे चश्मा लग जाना, समय से पहले बालों का सफेद हो जाना, दाढ़ी मूंछों का सफेद हो जाना, ये सारी चीजें भोजन की वजह से ही हो रही हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत खास खास तरह की बीमारी होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, शरीर उनका कमजोर हो जाता है, ये सब खान पान की वजह से। अब क्या होता है कि नदी नाला, जहां मतलब सिंचाई का जो माध्यम है, पानी का जो स्रोत है, वो भी धीरे धीरे करके प्रभावित हो जाता है। और अधिकतर खेत जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, एल्यूवियल सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है,
और अलुवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? पानी के नजदीक, यानी कि नदी वाले मुहाने क्षेत्र में। तो वो सब बहुत ज्यादा धीरे धीरे कर करके क्या हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको फर्टाइल बनाने के लिए चेक किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि मिट्टी जो है वो खराब होती है, तो मिट्टी में कौन कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स मिलाया जाए। जैसे मिट्टी में अगर आप नाइट्रोजन मिलाइएगा, ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता जो होती है बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसके रूप में होता है? ये पल्सेज, दाल के रूप में होता है, जिसको कि लेगुमिनस रूट्स भी कहते हैं। तो ये सब सारी चीजों के बारे में लोगों को जब अवेयर किया जाता है, उसके लिए 19 फरवरी को क्या मनाते हैं? सॉइल हेल्थ का डे मनाते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी के बारे में आप खुद से पढ़िए, ज्यादा बेहतर होगा। बताने के लिए बता देंगे, लेकिन उसके लिए समय भी कम है। और दूसरी बात है कि कुछ कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ो, जितना ज्यादा समझो, जितना ज्यादा बताया जाए, वो बहुत ही कम है। इसलिए उस टॉपिक को रहने देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 20 फरवरी, 20 फरवरी। 20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। अब सामाजिक न्याय क्या है? न्याय मतलब कानून के नजर में क्या है? सब कोई बराबर है। तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव, चाहे वो गरीबी के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, जन्म के आधार पे हो, शारीरिक आधार पे हो, या शिक्षा के आधार पे हो, इन सभी को दूर करके सभी को समान अवसर प्रदान कर देना है। तो 26 नवंबर 2007, 26 नवंबर 2007, 26 नवंबर 2007 को क्या किया गया कि UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये मनाया जाना स्वीकृत हुआ। और जब ये स्वीकृत हो गया तो फिर हम लोग मनाने लगे। मनाते भी हैं तो हर साल का थीम होता है, उद्देश्य होता है। तो 2022 का उद्देश्य क्या होगा बताइए? काफी ज्यादा डिजिटल हुए हैं आप लोग, बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं। बताइए कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इसका थीम क्या है? इसका थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू डिजिटलाइजेशन। क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सामाजिक न्याय को अपनाना। रिसेंटली आप लोग देखे होंगे खान सर को, अन अकेडमी को, बायजूस को, ये जितने भी ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले थे, बच्चों को फ्री में शिक्षा देने वाले थे और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे थे लॉकडाउन के पीरियड में। उस समय क्या हो रहा था कि वैकेंसीज नहीं आ रही थी, या फिर कट ऑफ जो था बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा था। तो लॉकडाउन जब खत्म हो गया तब भी वैकेंसीज नहीं आ रही थी। कोविड के नाम पे सरकार लोगों को गुमराह कर रही थी, रोजगार नहीं आ रहा था। तो जितने भी बच्चे तैयारी में थे, या जितने भी बच्चों का उम्र धीरे धीरे करके ओवर एज में जा रहा था, सबका गुस्सा फूटना जायज सी बात थी। तो जितने भी एक लीडर के रूप में कोचिंग वाले लोग जो यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उन लोग मिलके एक मूवमेंट चलाए और मूवमेंट चलाकर सरकार पे प्रेशर बनाया गया कि आप क्या कीजिए, बच्चों को उनका हक दिलाइए, बच्चों को उनका न्याय दिलाइए। तो ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। और हम मतलब सिर्फ देखते नहीं रहना चाहिए कि हाँ हल्ला हो रहा है, हमारे फेवर में बातें हो रही हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसा होता है तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका
स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 20 फरवरी को। अब मिजोरम और अरुणाचल, अगर आप देखिएगा अरुणाचल को, तो अरुणाचल जो है उसके साउथ में असम है, नागालैंड है। अगर उसके बाएं साइड की बात करें वेस्ट में तो भूटान है, और अगर उसके राइट यानी कि ईस्ट में बात करें तो म्यांमार है, और उसके ऊपर में नॉर्थ में क्या है, चाइना है। तो चाइना और अरुणाचल के बीच का जो लाइन है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, तो अरुणाचल क्या था कि असम का ही पार्ट था, और मिजोरम भी असम का ही पार्ट था। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि मेघालय राज्य की स्थापना कैसे हुई। मेघालय भी क्या था, असम का पार्ट था। तो असम का कुछ पार्ट, खासी, गारो, जयंतिया, इसको मिलाकर के मेघालय बना दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से मिजोरम भी असम से अलग हुआ। मिजोरम कब अलग हुआ, ये अलग हुआ 21 जनवरी 1972 को। और अरुणाचल कब अलग हुआ, तो ये 20 फरवरी 1987 को, 1987 एक एक्ट बना 1986 में, 55th एक्ट, मतलब संविधान में संशोधन हुआ, 55वां संविधान संशोधन 1986 में, जिसमें ये राय लिया गया कि अरुणाचल को भी अब अलग करके और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को अलग करके और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और मिजोरम 21 जनवरी 1972 को पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद 1976 में क्या हुआ कि मिजो लोगों के साथ संधि हुई। मिजो का मतलब होता है मिजोरम के रहने वाले लोग, वहां के निवासी, और रम मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो मिजो और राम, तो मिजो का मतलब मिजोरम के निवासी हो गए, और राम का मतलब होता है भूमि, यानी कि मिजो आदिवासी लोगों की भूमि। तो वहां पे मिजो लोगों से क्या हुई, ट्रीटी हुई, संधि हुई। और फिर 1987 को ही, 20 फरवरी 1987, इसको भी क्या किया गया, 23वें राज्य के रूप में, 23rd स्टेट, 23वें राज्य के रूप में मिजोरम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इससे देखिए कितना कितना क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन हो गया आपका कि मिजोरम राज्य स्थापना दिवस कब है या कब मनाया जाता है, या मिजोरम राज्य की स्थापना किस दिन हुई थी, या मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ठीक, मिजोरम भारत का कितनेवें संख्या पर का राज्य है, ये आपसे पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि मिजोरम को कब, मतलब डेट, डे और ईयर कब दिया गया था, तो 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। और 21 जनवरी 1972 को ये यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद इसकी राजधानी पूछा जा सकता है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, यह है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल नहीं, आइजोल ही है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, तो इसके सीएम कौन है, तो इसके सीएम है जोरामथांगा। जोरामथांगा। और इसके गवर्नर, राज्यपाल कौन है, इसके राज्यपाल हैं कमभमपति बाबू। कमभमपति बाबू, देखो कितना बढ़िया नाम है। अभी तुरंत हम लोग वैलेंटाइंस डे मनाए थे, मतलब बाबू और सोना, तो यहाँ पे बाबू भी हैं और पति भी हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि कमभमपति बाबू कौन है, मिजोरम के गवर्नर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल की राजधानी कहां पे है, यह है ईटानगर। जब जब ईटा देखोगे तब तब
याद कर लेना कि हाँ अरुणाचल की राजधानी कहाँ पे है, ईटानगर में है। इसके सीएम कौन है बताओ? अरुणाचल के सीएम है पेमा खांडू। पेमा खांडू। और यहाँ की गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? यह है मिश्रा जी, बीडी मिश्रा। ठीक। अरुणाचल यानी कि भारत और चीन दोनों को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन लाइन। इंडिया चाइना के बीच में कौन है? मैकमोहन लाइन है। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल अप टू डेट रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे ये बदलेगा। हो सकता है कि कभी कभी कैपिटल भी बदल जाए, जैसा कि आप लोग हैदराबाद और अमरावती दो कैपिटल अभी हुआ था ना। आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर टंग डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा? मातृभाषा को दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? इसका उद्देश्य है भाषाई बहुभाषावाद तथा सांस्कृतिक प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक विविधता को महत्व देना। जैसे हम लोगों का क्या है, हम लोग अभी बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार में किसी भी एक क्षेत्र के अगल बगल वाले भाषा की भी जानकारी हमें होती है। जैसे हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं तो मगही भी आती है, अगर रोहतास हमारे बगल में है भोजपुरी भी आती है। अगर आप पटना चले जाइएगा तो वहां पे र को ड़ बोला जाता है। थोड़ा सा और दूर हाजीपुर मुजफ्फरपुर तरफ निकल जाइएगा तो उनका बोलने का जो एसेंट है वो अलग है। और थोड़ा सा उधर चले जाइएगा पूर्णिया तरफ, भागलपुर तरफ, तो उन लोग छे छे करके बोलते हैं। मैथिली तरफ जाइएगा तो ये जो विविधता है ये बहुत अच्छी चीज है, लोगों को बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। या फिर अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन जो साउथ वाले हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन बाकी का लैंग्वेज वो नहीं समझ पाते। मतलब समझने के लिए जो क्षेत्र में है वो समझ पाता है, लेकिन जो बिल्कुल मतलब डीप में है उन लोग नहीं समझ पाते। अब जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपका विचार क्या है, हमारा विचार क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता को महत्व देने के लिए मातृभाषा दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। अब जैसा मान लो कोई छोटा बच्चा है, आप उसको इंग्लिश में पढ़ा रहे हो कि आजकल इंग्लिश का माहौल है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन अगर उसे पूछ लिया जाए कि 78 और 69 में कौन बड़ा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा ही हुआ नहीं है। लेकिन मातृभाषा में बच्चे जल्दी सीखते हैं, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है NEP 2020 उसमें मातृभाषा को पढ़ाने पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, जोर दिया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि भाषाई स्तर पे बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म और सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉलो करना है, लोगों को उनके बारे में बताना है, नई नई चीजों को सीखना है, सिखाना है। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की थी? तो सबसे पहले यूनेस्को ने की थी। किसने की है? यूनेस्को ने। कब की है? 17 नवंबर 1999 को। 17 नवंबर 1999, 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 2022 का थीम क्या है बताइए? इसका थीम है कि बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, जो भी हम चीज को सीखते हैं हमें एक न एक गैजेट की जरूरत होती है, एक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जैसे आप मोबाइल में यूज करते हैं गूगल ट्रांसलेट, तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं कि कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं
जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए वो गाली हो। तो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, समझ रहा है, ये सारी चीज को देखने के लिए बहुत सारे ऐसे एप्स हैं। गूगल ट्रांसलेट है, फिर ट्रांसलेटर एप्स करके है। तो उन लोग क्या करता है कि आपको प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। तो इसका थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। नई नई भाषा सीखने में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका मुंह ही अठा जाएगा बोलते हुए। जैसे अगर आप रशियन बोलोगे या फिर फ्रेंच बोलोगे, जर्मन बोलोगे, तो जो नहीं जानता है उनके पास जाके अगर पहले बोलोगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आप उनसे क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे फ्रेंच में बोलते हैं बॉन्जोर सर। अब जब आप उसको बोलिएगा जाकर तो बोला कौची बन जा, कौची बोल रहा है उनको। तो इस तरीके से मतलब चुनौतियां आती हैं और वो सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, समावेश करते हैं, लोगों को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 22 फरवरी। 22 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड स्काउट डे या फिर थिंकिंग डे, विश्व स्काउट दिवस या विश्व चिंतन दिवस। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि ये दोनों में पुरुषों का कोई रोल नहीं है। जो भी रोल है वो किसका है, महिलाओं का है। महिलाएं चाहे वो गाइड के रूप में हो, स्काउट के रूप में हो, सीनियर के रूप में हो या किसी भी संगठन के रूप में हो, वो लोगों को जागरूक करती हैं कि भाई बहन के बारे में, आपस में शांति कैसे स्थापित हो, सद्भावना कैसे रहे, सौहार्द की स्थिति कैसे हो, भाईचारा कैसे हो, बंधुत्व कैसे हो, मतलब कि नारियों का सम्मान कैसे किया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करती है। और पहले के जो पुरुष थे, पुरुष या अपने आप को जो समझते थे कि हम मर्द हैं, और घरेलू हिंसा हो या फिर बाहर में भी जहां पे सहभागीदारी नहीं मिलती थी महिलाओं की, और जो पुरुष होते थे उन्हें ऐसा लगता था कि हम मर्द हैं और स्त्रियों का तिरस्कार करना, स्त्रियों को दबा कर रखना, कुचल कर रखना, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस तरह की स्थितियां नहीं आए। पहले क्या स्थिति थी, क्यों ऐसा लोग सोचते थे, आज का क्या माहौल है, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं। उसके लिए हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड स्काउट डे और थिंकिंग डे मनाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड स्काउट डे या थिंकिंग डे का थीम क्या होगा। इसका थीम है वर्ल्ड स्काउट डे, विश्व स्काउट दिवस या फिर विश्व चिंतन दिवस का, कि पीस बिल्डिंग। अगर 2021 की बात करें तो ये है पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण या शांति स्थापना। ठीक है, 2022 का क्या है, बिना महिलाओं के कोई जीवन नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो प्रकृति हैं और प्रकृति का काम होता है जनरेशन को बढ़ाना। तो 2022 को उसी थीम पे रखा गया है, हमारी दुनिया हमारा भविष्य। हमारी दुनिया हमारा भविष्य, आवर वर्ल्ड आवर फ्यूचर। ठीक है, इससे एक और चीज अभी याद आया कि चिंतन दिवस जो है वो कब शुरू हुआ और स्काउट दिवस जो है वो कब शुरू हुआ। तो चिंतन दिवस 1999 में शुरू किया गया है, मतलब 1926 में स्काउट दिवस बोला जाता था। और जब लोगों को इसके बारे में बताया गया, समझाया गया, तो वो इस विषय पे बहुत ही गहराई से, गंभीरता से सोचे, यानी कि चिंतन किए। और 1999 में, 1999 में इसी को बदल करके क्या कर दिया गया, वर्ल्ड थिंकिंग डे, विश्व चिंतन दिवस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 23rd को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, विश्व शांति और समझ दिवस। विश्व शांति और समझ दिवस। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कल आप बताए थे कि 1 जनवरी को मनाया जाता है, आज आप बता रहे हैं कि 23 फरवरी को मनाया जाता है। तो
प्रीवियस वीडियो में जो आपको बताया गया था 1 जनवरी को, वो था शांति और साझा दिवस, पीस एंड शेयरिंग डे, और ये है पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। दोनों अलग अलग है, एक है साझा मतलब लोगों के साथ शेयर करना, और दूसरा है समझ यानी कि खुद समझना। ठीक है, तो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, विश्व शांति और समझ दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि विश्व में शांति का माहौल स्थापित करना है, सौहार्द का माहौल स्थापित करना है, भाईचारा निभाना है। तो 23 फरवरी 1905 को शिकागो में प्रस्ताव रखा गया। 23 फरवरी 1905 कहां पे रखा गया? शिकागो में। और फिर उसी दिन से यूनाइटेड नेशंस ने इनको मनाने की घोषणा कर दी, और तब से हम लोग इसको मनाते जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 24 फरवरी, सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, यह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगा, तो पता होना चाहिए ना कि आखिर ये चीजें हैं क्या। देखो, एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है, आबकारी विभाग जो होता है, तो आबकारी विभाग हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा सुदृढ़ बनाता है। यानी कि उनका जो कार्य है, उनके कार्य के लिए हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए या सम्मान देने के उद्देश्य से 24 फरवरी 1944 24 फेब 1944 इस दिन क्या किया गया कि भारत में एक्साइज डिपार्टमेंट की स्थापना की गई और कानून बनाया गया। और जब स्थापना की गई तो यह विभाग जो है वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है। जनरली एक्साइज जो है वो ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है। जैसे फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जो माल बनता है, जो सामान बनता है, वो मतलब एक प्रकार से उस पे निर्मित सभी प्रकार के सामान पे क्या होता है, टैक्स लगा दिया जाता है। आप देखे होंगे, जैसे मान लो कि नमक ही खरीदने जाते हो तो उसका प्रिंट होता है 12 रुपया, आपको मिल जाता है 8 रुपया में। तो ऐसा क्यों होता है? आप जिससे लोगे वो रिटेलर है, रिटेलर जो लिया होगा होलसेल से लिया होगा, होलसेल कहीं और से लिया होगा। तो फैक्ट्री से निकलते निकलते मार्केट में जो सामान आता है उस पे बहुत तरीके के टैक्सेस लगते हैं। उन सारी टैक्सेस को ही क्या किया गया है, सब प्रकार के टैक्स को अलग कर करके मतलब पहले अलग अलग टैक्स लगता था, उसको एक्यूमुलेट करके जीएसटी लगा दिया गया है। और जीएसटी भी 2 तरीके से, एक स्टेट का और सेंट्रल का। तो एक्साइज वही काम करती है, जितना भी उत्पाद है उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा देती है, और वो हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी जीडीपी को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना देता है। तो उनके इस योगदान के लिए, उनके सम्मान में हम लोग सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं 24 फरवरी को। वैसे अगर बात करें, जब हम लोग गुलाम थे तो 1855 में ही ब्रिटिश ने क्या किया था, भारत में एक्साइज डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी थी। आगे बढ़ते हैं 26 फरवरी, यह है वीडी सावरकर डेथ। वीडी सावरकर यानी कि वीर दामोदर सावरकर, इनकी पुण्यतिथि है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 को हुआ था। 28 मई 1883, 28 मई 1883। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 फेब 1966 में। वीडी सावरकर जी को हम लोग किस लिए जानते हैं, ये किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वीडी सावरकर जी को लेकर के काफी घमासान हुआ था। हर बार आरएसएस से इनको जोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है? तो ये हिंदुत्व के पक्षधर हैं।
और जाहिर सी बात है कि जब भी हिंदुत्व का नाम आता है तो आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, वो अपने आप इसमें जुड़ जाती है, क्योंकि वो हिंदुत्व को फैलाना चाहती है। देखो फर्क क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी सभी धर्मों का पटाक्षेप कर दिया जा रहा है, और खास करके जो कम्युनिटी वाइज बहुत कम है, जैसे मुस्लिम हो गए, सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पारसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है तो मुस्लिम लोगों को है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि हिंदुत्व है क्या। एक्चुअली जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं वो मतलब उनका जो राष्ट्र धर्म है वही हिंदुत्व है। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो कि सभी धर्मों का सम्मान भी करता है, और ये सनातन धर्म है। अगर शुरू से हम लोग लेके चले तो जब भक्ति आंदोलन आप पढ़े होंगे 15th सेंचुरी में, तो उससे पहले कोई धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था, वो था हिंदू। और जितने भी धर्म हैं वह हिंदू धर्म में जितनी भी जटिलताएं थी उनसे भाग भाग के, जो कुप्रथाएं थी उनसे अलग हट हट के बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, सूफी आंदोलन जब चला था, भक्ति आंदोलन जब चला था, तो बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारे आंदोलनों का उद्भव हुआ था। तो हिंदुत्व जो है वो बताता है कि एक्चुअल में धर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी को क्या हुआ था, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं हम लोग, विश्व नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं। और दूसरा कि चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो यूएन द्वारा 2014 में घोषणा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2014 में यह घोषणा किया गया कि सरकार तो सबकी मदद करती ही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी मदद का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो स्वयं सहायता समूह के रूप में हो या किसी भी कमेटी के रूप में हो, जो लोगों तक अपनी पहुंच बनाए। तो उसके लिए वर्ल्ड एनजीओ डे हम लोग मनाते हैं। फिर चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। ये अपने नाम के साथ ही साथ आजाद विचार और ख्यालों के थे, ये कभी पकड़े ही नहीं गए। इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को कभी भी हम अपने आप को समर्पित करने ही नहीं देंगे, और लास्ट में इन्होंने एक गोली अपने सर में मार लिया, लेकिन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे। तो 27 फरवरी को हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी का भी पुण्यतिथि मनाते हैं। ठीक है, इनको और किस लिए जाना जाता है तो काकोरी हत्याकांड में, इनका जो यूपी में था काकोरी हत्याकांड, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी। उसके बाद अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को एमपी में, और 23 जुलाई 1906 एमपी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी बता ही दिए कि 27 फरवरी को हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। तो अगर ईयर की बात करें वर्ष की, तो ये 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं हुई थी, जनरली ये देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए थे, शहीद हो चुके थे। मृत्यु कहना उचित नहीं होगा, शहीद हो गए थे। ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आप सबको पता है, बहुत सिंपल सा चीज है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग। क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इसके पीछे का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के बहुत ही मतलब काबिल वैज्ञानिक कह लीजिए, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने अपना एक आविष्कार किया था रमन प्रभाव, जिसको कि रमन इफेक्ट बोलते हैं। तो इनका जो प्रभाव रमन प्रभाव था उसका पेटेंट कब किया गया, तो उसका पेटेंट किया गया 28 फरवरी 1928। बहुत ही आसान है याद रखना, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई, मतलब लोगों को पता चला। और इस खोज के लिए, इस आविष्कार के लिए, इस अध्ययन के लिए इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज मिलना अपने आप में एक गर्व की बात होती है, गर्व की अनुभूति होती है। तो सीवी रमन जी को, सीवी रमन को
रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के लिए हम लोग 28 फरवरी 1928 को जो मिला था, तो उसके लिए 28 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। किसके लिए, फिजिक्स के लिए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका एक डायलॉग था, मतलब इनसे रिलेटेड एक डायलॉग था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इतना विद्वान थे, प्रकांड थे अपने कला में, अपने अध्ययन में, कि जब ये कॉपी लिख के दे दिए तो उनके कॉपी में एक भी मिस्टेक नहीं मिला, एक भी गलती नहीं मिला। और तब जो इनके कॉपी के एग्जामिनर थे उन्होंने लिखा इनके कॉपी पे कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए। कोशिश हम लोगों को भी यही करनी चाहिए कि हम लोग भी उनके आदर्शों तक पहुंच पाएं। उनके लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर कोशिश करें तो हम भी अपना एक लेवल बना सकते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग भी अपने आप को एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को, 3 दिसंबर 1884 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 28 फरवरी 1963 को। ठीक है। लोग मानते हैं कि जो बिहारी होते हैं वो चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, बदमाश होते हैं, अनपढ़ होते हैं। लेकिन बिहार से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं कि जो ऐसा बोलते हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा की तरह है। बिहार से निकले महावीर, बिहार से निकले बुद्ध, बिहार से निकले आर्यभट्ट, बिहार से निकले हमारे ये राजेंद्र प्रसाद, बिहार से निकले लालू जी जो पूरे विश्व में एक अलग छाप छोड़े हुए हैं, बिहार से निकले नीतीश कुमार, बिहार से IAS IPS का जो सिलेक्शन है परसेंटेज वो सबसे ज्यादा है। और इसलिए कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है। उम्मीद है आज आपको जितनी चीजें बताई गई करीब करीब कुछ आप जानते होंगे, कुछ आपको याद हो गई होंगी। जो चीजें नहीं याद होती हैं आप उनको रिवाइज करते रहिए, चीजें याद हो जाएंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ कुछ चीजें जहां तहां पे हैं, लेकिन जब आप वीडियो को बार बार प्ले करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या चीज रिलेटेड होगा। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कभी बोरिंग भी लगा होगा, कभी अच्छा भी लगा होगा पढ़ाई करने में। तो जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनका रिटन फॉर्मेट आपको मिल जाए, PDF मिल जाए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी के सीक्वल को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च में। ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है अप्रैल के बाद, तो आप अपनी तैयारी को अप टू डेटेड रखिए और इस बार सेलेक्ट हो ही जाइए।